नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ेंगे CNT SPT में प्रयुक्त शब्दावली पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने 20 शब्दावली पढ़ लिया जो CNT SPT एक्ट में फ्रिक्वेंटली आता है, प्लस उससे पहले का CNT SPT से पहले जितने भी लैंड संबंधित एक्ट थे, जितने भी सेटलमेंट एक्ट थे, उस सब सारे में ये सब वर्ड यूज हुआ है। ये बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। पहले 20 और अभी का 20, टोटल 40 आपका कंप्लीट हो जाएगा। टोटल 100 शब्दावली इस तरह याद करना पड़ेगा, ठीक है। वेरी सिंपल होता है, वेरी सिंपल ये सब चीज़ है, सिर्फ नाम से ही पता चल जाता है, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ रहता है। गश्ती सलामी, गश्त का मतलब क्या होता है? दौरा करना, इधर उधर दौरा करना, गश्त लगाना। तो गश्ती सलामी जमींदार को दिया जाता, कौन जमींदार को रेयत देगा? क्या? गश्ती सलामी। तो ये गश्ती सलामी क्या है? जमींदारों को यात्रा में खर्च, ठीक है। अगर कहीं जमींदार यात्रा करेगा तो जो खर्च होगा वो रेयतों से लेगा, टैक्स के तौर पे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड गश्ती सलामी, ठीक है। यात्रा पे, जमींदारों के यात्रा पे खर्च का जो पैसा रेत द्वारा दिया जाता है उसे कहते थे गश्ती सलामी। दूसरा है गोईठा सलामी। गोईठा सलामी, आपको गोईठा मतलब पता ही है, गोबर का बनता है जिसमें जला के आग जलाते हैं, दैट इज कॉल्ड गोईठा। गोईठा सलामी मतलब ईंधन खर्च, जमींदार के ऊपर जो ईंधन खर्च, उसके रसोई में जो खर्च होता है वो भी टैक्स के रूप में वसूला जाता था, ठीक है। दैट इज कॉल्ड गोईठा खर्च। ईंधन खर्च देख लीजिए क्या है। ईंधन खर्च स्पेशली कचहरी पे जो कोर्ट लगता था ना, कोर्ट में फैसला होता था, उसमें जो खर्च होता था, लोग आए ब्रेकफास्ट कराएं, ये वो, जमींदार आए, बड़े बड़े आदमी आए फैसला देने के लिए, उन लोगों के ऊपर उसका खान पान, बीड़ी सिगरेट पे खर्च को ईंधन खर्च कहते हैं, ठीक है। तीसरा है गोमास्ता, ठीक है। गोमास्ता ये कौन है? ये वसूली भाई है, वसूली भाई, ठीक है। ये वसूली करेगा, जमींदार मालिक है, जमींदार तो खुद वसूली करने नहीं आएगा, एक्सट्रीम कंडीशन ख़राब हुआ तो ज़मींदार आएगा, तो इसका एजेंट जाएगा। कौन एजेंट कौन होता था? गोमास्ता। मतलब ये वसूली भाई जाके टैक्स का वसूल करेगा। ये लाठी डंडे के साथ चलता था, खुद चलता था, 4-5 को लठेत रखता था, जो टैक्स नहीं देगा उसको पीटना शुरू, वो है गोमास्ता। तो गोमास्ता क्या कौन था? एजेंट ऑफ लैंडलॉर्ड, जो लैंडलॉर्ड है उसका एजेंट है, और ये टैक्स वसूली करता है रेयतों से। चौथा आप याद कर लीजिए, अनाबाद, ठीक है। अनाबाद ये वर्ड का मतलब होता है वो ज़मीन जिसमें खेती नहीं होती है, वो ज़मीन जिसमें खेती नहीं हो रही है और सरकारी कब्जे में है, ठीक है। इसको कहते हैं अनाबाद। तो अभी अनाबाद का कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दिया गया है। 1 जनवरी 1946 के बाद एक एक्ट आया था, मुझे याद नहीं है क्या था वो संशोधन। तो 1 जनवरी 1946 के बाद कह दिया गया कि ये ज़मीन, अगर कोई सरकारी कब्जे वाला ज़मीन अगर खेती नहीं हो रही है, मतलब अनाबाद ज़मीन है, तो उसके जो सामने रहने वाले आदमी परंपरागत तरीके से कुछ रूल्स बनाया, उस हिसाब से उस ज़मीन पे खेती कर सकता है। तो अनाबाद मतलब समझ गए होंगे, खेती, जिस ज़मीन में खेती नहीं होती है और सरकारी कब्जे में हुआ करता था। ये आजकल ख़त्म हो गया है, ठीक। ख़त्म तो लगभग सभी हो गया है, बट आपको याद रखना है कि कौन सा क्या क्या वर्ड्स का क्या क्या मीनिंग होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं पर्जा। आप अगर गांव में रहते हो तो 100% बहुत सारे पर्जा को देखे होंगे। प्रजा नाम से सीधे है, पर्जा मतलब इसको प्रजा मान लीजिए, प्रजा मतलब आदमी। तो पर्जा क्या है? आदमी है। कौन सा आदमी? ठीक है। जिसको भुईहरी गांव मतलब उरावों की गांव, भुईहरी गांव मतलब उरावों की गांव, और खुटकट्टी गांव मतलब मुंडाओं की गांव, खुटकट्टी मतलब मुंडाओं की गांव। तो मुंडाओं और उरावों के गांव में अगर बाहर से कोई आदमी, बाहरी आदमी, उस गांव के अलावा कहीं दूसरे गांव का आदमी आके बसता है तो उसे प्रजा कहते हैं, प्रजा कहते हैं। ये इस तरह के लोग जनरली कैसे होते हैं? आपके गांव में देखते होंगे, जो फूफा फूफी, बहुत सारे फूफा आपको आपके गांव में मिल जाएंगे, तो उन लोग दूसरे गांव के हैं। आपके फूफा जो है दूसरे गांव के हैं, आपके गांव में आके 4-5 फूफा तो हर गांव में
गांव में ही पड़े रहता है, घर जमाई आ गया, इस तरह के जो आदमी आके गांव में बस जाता था उस आदमी को प्रजा कहा जाता है। ठीक है। छठा आपको हरकटी याद रखना, हरकटी ये एक टैक्स वसूलने का प्रोसीजर है। ठीक है, प्रक्रिया है, टैक्स वसूलने का एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, कितना ज़मीन आपके पास है कोई मतलब नहीं, आपके पास कितने हल चलते हैं, कितने बैल है, उसी आधार पे टैक्स कलेक्शन किया जाएगा। अगर आपके पास 2 जोड़ी बैल है तो ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, 3 जोड़ी है उससे ज़्यादा, 5 जोड़ी उससे ज़्यादा। तो हल के आधार पे 1-2 बैल ही एक हल खींचता है ना, तो इसीलिए वो हल के आधार पे जो टैक्स वसूलने की प्रक्रिया है उसको हरकटी कहा गया है। क्लियर। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं भाटा या मामूली। भाटा या मामूली, देखिए भाटा या मामूली क्या होता है, नियम के अनुसार क्या था कि रैयत समय जैसे ही हुआ जमींदार के पास खुद टैक्स पहुंचा दे, इतने जितने सारे टैक्स हम लोग पढ़ रहे हैं खुद पहुंचा दे। ठीक है। अगर नहीं पहुंचा रहा किसी वजह से तो टैक्स लेने के लिए किसको आना पड़ेगा, गोमास्ता को आना पड़ेगा, या फिर गोमास्ता से भी नहीं टैक्स दे रहा तो ज़मींदार को खुद आना पड़ेगा। इस स्थिति में जो आने का खर्च है, उसके गांव तक आने का जो खर्च है वो भी टैक्स वसूली किया जाएगा रैयतों से, मतलब किसानों से। तो उस खर्च को कहा जाता है भाटा। ठीक है, भाटा। क्लियर। भाटा या मामूली। 8वां आप याद रखिए देशोली। देशोली क्या है दोस्तों, जब ये भुइहरी गांव और खुटकट्टी गांव, मुंडाओं ने जब खुटकट्टी गांव बनाया और उराओं ने भुइहरी गांव बनाया, तो ये गांव कैसे बना, वहाँ के जंगलों को काट के बनाया, और पूरे जंगलों को साफ़ किया, उसके बाद उसको खेती लायक ज़मीन बनाया, वहीं घर बनाया और रहने लगा। उसी दौरान क्या हुआ कि गांव के इन आदिवासियों के ग्रामीण देवता, हर एक आदिवासियों को ग्रामीण देवता मिलेंगे, तो उन लोग अपने ग्रामीण देवताओं के लिए कुछ ज़मीन छोड़ दिया, कुछ पेड़ छोड़ दिए और उसको ग्रामीण देवता के लिए पूजा स्थान बना दिया गया। तो उस ज़मीन को जो बाद में पेड़ के साथ साथ पेड़ 2-4 छोड़े होंगे, 10-12 छोड़े होंगे, जंगल बन गया, मतलब ये बड़ा एरिया छूट गया है। मतलब हर एक भुइहरी गाँव में, मैक्सिमम भुइहरी और खुटकट्टी गाँव में ऐसे मिलता है। तो जो ग्रामीण देवता मेनली ग्रामीण देवता को क्या कहते हैं, देसावली, इन लोग देसावली कहते हैं। ठीक है, तो इसी के नाम पे उस ज़मीन का देशोली हो गया। ठीक है, देशोली। क्लियर। ये देशोली मतलब पवित्र स्थान जो उसके पूर्वजों ने गांव बनाते समय पूजा स्थान के रूप में छोड़ा था ग्रामीण देवता के लिए। 9 नंबर आपको याद रखना पड़ेगा मरहूम शुमारी। ये मरहूम शुमारी होता था जनगणना। ठीक है, इसको कहते हैं जनगणना, काउंटिंग कराना कि इस जमींदारी एरिया में कितने आदमी बढ़े, कितने मरे, काउंटिंग करने के हिसाब से टैक्स को इम्पोज करने के लिए तो जनगणना बहुत ज़रूरी है, आदमी की संख्या। तो मरहूम शुमारी मतलब होता है जनगणना करना। क्लियर। 10 नंबर आपको याद रखना पड़ेगा दशहरा बोदा। ठीक है, दशहरा बोदा कुछ नहीं है दोस्तों, आपने पिछले वीडियो में आपने पढ़ा होगा जनतल बोदा। ठीक है, जनतल बोदा जो कि आनंदपुर स्टेट में ये टैक्स कलेक्शन होता था। आनंदपुर स्टेट कहाँ, पोरहाट, उस समय का पोरहाट, अभी का चक्रधरपुर के एरिया में ही कहीं पे होगा एक आनंदपुर स्टेट। वहाँ पे बोदा मतलब पाठा, बकरा लिया जाता था टैक्स के रूप में पूजा करने के लिए। आनंदपुर मंदिर है, वहाँ पे अगर बलि दोगे तो जमींदार को बोदा मतलब बकरा आपको देना पड़ेगा, तो उसको जनतल बोदा कहते हैं। यहाँ पे सेम अलग है, वर्ड वही है, चीज़ वही है। वो जनतल बोदा कभी भी किसी भी पूजा पे, और अगर वही दशहरा पूजा पे दिया गया तो दैट इज़ दशहरा बोदा कहलाता था। ठीक है, ये 10 चीज़ें याद कर लिया आपने। अब हम लोग बाकी का 10 चीज़ देखते हैं। ये 11वां नंबर याद कर लीजिए क्या है,
अर्जी, चित्त अर्जी ये क्या है दोस्तों? ये अब कभी गांव में सर्वे हुआ, मान लीजिए आपके गांव में सर्वे हुआ, ठीक है, उस सर्वे में क्या हुआ, आपके गांव के बगल में ही देखिएगा कुछ ज़मीन दूसरे गांव का निकल के आ गया, मतलब आपके गांव के पास है लेकिन वो ज़मीन का मालिक जो है वो दूसरे गांव में रहता है, तो उस तरह की ज़मीन को कहा जाता है चित्त अर्जी, ठीक है। मतलब आपके गांव के सामने ज़मीन है लेकिन वो ज़मीन दूसरे गांव वालों का है, तो उस तरह की ज़मीन को कहते हैं चित्त अर्जी। क्लियर? इजमाल, एक वर्ड आता है इजमाल, ये सुने होंगे नाम, ये इजमाल का ज़मीन है, ठीक है। तो इजमाल का ज़मीन मतलब सामूहिक कब्जा, आपका अकेला नहीं है, जितना भी दुनिया में जीवित आदमी है या सबका उसमें कब्जा है, उसको कहते हैं इजमाल की ज़मीन, सामूहिक कब्जा वाला ज़मीन, ठीक है। ना ये सरकार का है ना ये किसी प्राइवेट आदमी का है, ये कम्युनिटी का है, पूरे आदमियों का, सारे आदमियों का। 13 उतूर, ठीक है। उतूर ये वर्ड क्या है? उतूर एक पवित्र भूमि है, ठीक है, पवित्र भूमि, जहाँ पे आदिवासी लोग या कुछ सदान भी अपने सगे संबंधियों का दाह संस्कार करके आता था, दाह संस्कार करके आएगा और यहाँ पे धार्मिक अनुष्ठान करेगा, ठीक है, धार्मिक अनुष्ठान करेगा, उस तरह के ज़मीन को उतूर कहा जाता है। ये उस ज़माने में लगभग सारे गांव में हुआ करते थे, ठीक है। ये होता है उतूर का मीनिंग। अब होता है अरियत, ठीक है, जो अरियत ये वर्ड क्या है भाई? ये अरियत वर्ड आपको मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ, ये कोड़कर का ही कोड़कर वर्ड का ही मीन, कोड़कर वर्ड ही अरियत कहलाता है, एक ही चीज़ है कोड़कर और अरियत। कोड़कर मतलब क्या होता है दोस्तों? सदानों की भूमि, भुइहरी मतलब उरावों की भूमि, खुटकट्टी मतलब मुंडाओं की भूमि और कोड़कर मतलब सदानों की भूमि, ठीक है। तो सदानों की भूमि को ही अरियत कहा जाता है। पूरे झारखंड में इसे कोड़कर बोल के बुलाया जाता है, लेकिन अरियत कुछ एरिया में बुलाया जाता है, जैसे धनबाद और पलामू, ठीक है। तो पलामू से ही कट के गढ़वा लातेहार बना, तो इस वजह से आप कह सकते हो कि इस एरिया में इसको अरियत कहते हैं, और धनबाद से ही थोड़ा सा कट के वजह से ही बोकारो बना, इस एरिया में, इस एरिया में इसे अरियत कहा जाता है, ठीक है, कोड़कर भूमि को। 15वां आपको काड़ा बेवारी, काड़ा बेयारी नाम से ही पता चल जाता है। काड़ा, काड़ा मतलब जानते हो? भैंसा, ठीक है। काड़ा बेयारी क्या है? ये इसको चंदा बोलते हैं। चंदा क्यों? चंदा गांव वालों से मिलके चंदा उठाया जाएगा और काड़ा खरीदा जाएगा, भैंसा खरीदा जाएगा और भैंसा की बलि दी जाएगी, ठीक है, इसको कहते हैं काड़ा बेयारी। 16 नंबर याद रखिए, अलो। व्हाट इज अलो? देखिए अलो एक ट्रेडिशन है, प्रथा है। इसमें क्या हुआ, गांव का जो पाहन या बैगा होगा, ठीक है, गांव का पाहन या बैगा दोनों ही एक ही चीज़ है, कोई पाहन बोलता है कोई बेगा बोलते हैं, किसी अलग अलग टाइप्स अलग अलग बोलते हैं। तो पाहन या बेगा धान कटनी के पूर्व, धान कटनी अभी शुरू, आज ही शुरू होगा, ठीक है, उसी दिन पाहन खेत में जाएगा और कुछ धान या जो भी है, धान है, गेहूं है या बाजरा है, उसको काटेगा और वो जितना वो काटेगा वो पाहन का हो जाएगा, ठीक है। तो आलो मतलब वो फसल जो पाहन को दिया जाता है कटनी से पूर्व, और ये फसल पाहन खुद काटता है जाके। क्लियर? 17 नंबर हो गया बेगारी। बेगारी कौन नहीं जानता है? बहुत आदमी यहाँ यूट्यूबर में भी बेगारी यूट्यूब में तो बेगारी आदमी ही ज़्यादा मिलते हैं। बेगारी या बैठ बेगारी, ये क्या होता है था उस समय? जमींदार ज़बरदस्ती लोगों को गांव से पकड़ के ले आता है, बोलता है तुम बैठ बैठ के क्या करोगे, चलो मेरा काम करो। ज़बरदस्ती उसे पशु का काम करवाता था, उसे घर का काम करवाता था, प्लस खेती का काम करवाता था, उसको कहते हैं बैठ बेगारी या बेगारी। 18 नंबर लादन घी, लादर्न घी। ये क्या है दोस्तों? लादर्न घी ये दशहरा के दिन
जमींदार के घर में दशहरा के दिन जमींदार के घर में घी पहुंचाना पड़ता था, घी, ठीक है, घी खाने वाला घी, तो दैट इज कॉल्ड लादन घी। उसके बाद 18 हो गया। 19 नंबर भेजा बेंधा। भेजा बेंधा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भेजा बेंधा, देखिए ये भेजा बेंधा का सिस्टम कहाँ पे था? कोल्हान रीजन में, तीनों ईस्ट सिंहभूम, ईस्ट वेस्ट सिंहभूम एंड सरायकेला खरसावां, उस रीजन में तीरंदाजी को प्रमोट करने के लिए, तीरंदाजी को प्रमोट करने के लिए ये सिस्टम बनाया गया था। मतलब भेजा बेंधा किसी का ज़मीन नहीं है, ये भेजा बेंधा एक ज़मीन को कहते हैं, ये किसी का नहीं होता था, ये खेत सब का होता था, पूरे गांव का, उसमें सारे गांव का होता था। लेकिन इसका फ़ायदा कौन उठाएगा? जो उस साल तीरंदाजी में नंबर 1 घोषित होगा, तीरंदाजी में नंबर 1 बनेगा, वो जो नंबर 1 खिलाड़ी जो बनेगा तीरंदाज, वो 1 साल के लिए खेती करेगा, इसमें बहुत फ़ायदा हो गया उसका। तो ये तीरंदाजी को बढ़ावा देने के लिए हो ट्राइब्स का ये सिस्टम था। 20वां आपको पढ़ना पड़ेगा डूब, ठीक है, नाम से ही पता चल जाएगा व्हाट इज डूब, डूबा हुआ जगह। डूब मतलब डूबा हुआ जगह, सीधे में ना डूबा हुआ जगह, डूबा हुआ जगह जिसका पानी निकाल लिया, पानी निकाल के फेंक दिया और उस पर खेती कर लिया, ठीक है, उसको कहते हैं डूब, उस पर खेती हो जाएगा। डूब मतलब डूबा हुआ जगह, जैसे तालाब हो गया या कयाल्स हो गए या फिर डोभा हो गया, ये सब चीज़ों में क्या होता है, इस सब चीज़ों की जो ज़मीन होती है बहुत उपजाऊ होती है, उसमें आप बार्ली हो, गेहूं हो बो दीजिएगा तो नॉर्मल ज़मीन से ज़्यादा खेती उससे होगा। तो डूब उसको ही कहा जाता था, जिस तालाब पोखर का पानी निकाल दो और उस पर खेती कर लो। दैट इज़ 20 हो गया आप लोगों का। अगला पार्ट 3 में लेके आऊँगा, उसमें 20 कराऊँगा, धीरे धीरे करके जितने भी वर्ड्स है सारे को क्लियर कराऊँगा। बस आप लोग धैर्यपूर्वक पढ़ते जाएं। धन्यवाद दोस्तों आप लोगों का।